हमारे प्रदेश के प्रभारी और भारत सरकार में पूर्व में मंत्री रहे ऐसे हमारे राधा मोहन सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन सम्मानीय BL संतोष जी, उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उत्तर प्रदेश के ही सरकार में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी, हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह जी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, और हमारे साथ आए राम भाई मोकरिया जी राज्यसभा के सदस्य, सम्मानित मंच, और यहाँ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्षगण, ब्लॉक प्रमुख, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मैं आज जब उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धरती, जो बाबा विश्वनाथ की धरती है, श्री राम की धरती है, श्री कृष्ण की धरती है, उसको मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ऋषियों की धरती रही है, फिर चाहे ऋषि गौतम हो वैदिक काल में, फिर चाहे हमारे ऋषि भारद्वाज हों, ऋषि वशिष्ठ हों, ऋषि वाल्मीकि हों, सभी लोगों ने अपने कार्य को दिशा और दृष्टि समाज को दी तो इस धरती पर दी है। मैं ऐसे ऋषि मुनियों को भी नमन करता हूं, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध की धरती, जहां उन्होंने सारनाथ में लोगों को ज्ञान दिया और उसके साथ साथ उन्होंने अपना सारा जीवन काल में इस क्षेत्र में अपना योगदान किया, ऐसे गौतम बुद्ध को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो फिर चाहे शिवालिक हो, फिर चाहे वो गैंजेटिक प्लेन्स हो, फिर चाहे वो विंध्याचल के हिल्स हों, इन सभी जगहों को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व या उत्तर प्रदेश की माटी उससे जुड़ी हुई दिखती है। ऐसी धरती पर आने का किसी को सौभाग्य मिले, ये उसके लिए सौभाग्य की बात है, और इसलिए मैं पुनः सभी लोगों को नमन करता हुआ आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। अभी योगी आदित्यनाथ जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है और किस तरीके से प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए निचले स्तर पर प्रजातंत्र मजबूत हो, इस बात का प्रयास हुआ है। मित्रों, ये खूबसूरती हमको सिर्फ भारत में देखने को मिलती है, और जब मैं भारत की बात करता हूं तो आपको जानकर के आश्चर्य तो नहीं होगा, लेकिन खुशी जरूर होगी कि अगर बड़े देशों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अकेला ही चौथा और पांचवा स्थान ले लेता है। अगर देशों में देखा जाए, ऐसे उत्तर प्रदेश के आप चुने हुए ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स हैं, यानी कितनी बड़ी संख्या में और कितनी बड़ी तादाद में हम प्रजातंत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, इसका हमको एहसास होना चाहिए। ऐसा जैसा भी बताया गया कि 75 ब्लॉक जिला परिषद में आपने 67 आपने जीत हासिल की है। उसी तरीके से बताया गया कि 648 आपने जीते हैं 826 ब्लॉक्स में। पश्चिम में बताया गया कि 85 हमने ब्लॉक प्रमुख जीते, ब्रज में हमने 112 जीते, कानपुर में हमने 90 जीते, अवध में हमने 136 जीते, और काशी में 109 सीट जीती हैं, और गोरखपुर में 147 सीट जीती है। यह जो चुनाव के नतीजे भी हैं और जो आप सब लोग बैठे हैं, इसको हम प्रजातंत्र के दृष्टि से अगर देखें तो ये प्रथम चरण है जहां पर प्रजातंत्र सबसे ज्यादा मजबूती के साथ हमको देखने को मिलता है। और यहां का चुनाव जीत करके आप आए हैं। आप सबको मेरी ओर से और सारी पार्टी की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत, और आपको ईश्वर मजबूती दे, ये बात हम आपसे कहना चाहते हैं। मित्रों, प्रजातंत्र के कार्यशैली में भी बड़ा अंतर आया है। इस कार्यशैली को भी हमको समझना पड़ेगा। एक समय था
कि एक प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जब मैं ऊपर से 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसे रास्ते में खर्च हो जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे ही पहुंचते हैं। यह परिस्थिति थी देश की। और आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 1 रुपया भेजा जाता है तो पूरे का पूरा 100 पैसा नीचे तक जाता है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसीलिए यह हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि वह 100 पैसा 1 रुपया पूरी तरीके से विकास के काम में लगे, इसकी चिंता करना यह हम जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी है। हमसे जब कई लोग बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं सबको एक बात बोलता हूं, देखो याद रखना, आपको जनता ने चुन के भेजा है। आप जनता के नेता नहीं हैं, आप जनता के विश्वास के कस्टोडियन हैं। उसको विश्वास को संभाल के रखना ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हमको समझना चाहिए और उसकी विश्वास को हम कैसे संभाल कर रख सकें इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। मित्रों, मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं। आप सब लोग ग्रास अंतिम क्षेत्र के बिल्कुल जिसको कहते हैं कि प्रजातंत्र को नीचे तक समझने वाले लोग। राजनीति में एजेंडा कौन सेट करता है, इसका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हम एजेंडा लेने वाले हैं या एजेंडा देने वाले हैं? हम लोगों को दिशा देने वाले हैं और लोगों की बातों को समझ करके उनको दृष्टि देने वाले हैं। लीडर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उसको लोगों की समस्याओं को समझ करके एजेंडा सेट करना चाहिए और उस एजेंडा को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब लोग राजनीतिक दृष्टि से अपने आप को परिपक्व बनाते हुए लैस करें। और जब मैं लैस करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ लैस करें। चर्चा होनी चाहिए, लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार। पूछो उनसे और बताओ और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर पर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 1.21 लाख करोड़ खर्च होता था, आज 2.11 लाख करोड़ खर्च हो रहा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, आपने सुना होगा कि कर्जा माफ कर दिया, कर्जा माफ कर दिया। यूपी वाले बोलते थे कर्जा माफ कर दिया। क्या कर्जा माफ किया? क्या थी उसकी संख्या? एक बार माफ किया, छुट्टी पा गए, सारे का सारा खर्चा 57,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता था। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए के हिसाब से 3 किस्तों में देने का जो निर्णय किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी तक 1.36 लाख करोड़ रुपए भारत के 10 करोड़ किसानों को दे दिया गया। क्या ये हम आंकड़े याद रख करके चर्चा नहीं करेंगे? ये हमने एजेंडा सेट नहीं करना है क्या? क्या हमने लोगों को नहीं बताना है कि हम कैसे अलग हैं? आज तक किसने किसान का सम्मान दिया था? अगर मैं बात करूं, ये जो अंतिम किस्त दी गई है 14 मई को 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2 करोड़ 80 लाख लोग इसके बेनिफिशियरी हुए। 10 करोड़ में 2 करोड़ 80 लाख उत्तर प्रदेश में इससे बेनिफिट उठाया है, इसका लाभ उठाया है। इसको हमको समझना चाहिए। अगर हम मानधन योजना की बातचीत करें, 3,000 रुपए साल में किसान को मिलना, ये कभी सोचा था कि हम मानधन योजना में मिलेगा उसको? कभी किसान ने सोचा था कि उसको पेंशन लग सकती है? लेकिन ये सारी योजनाओं को पूरा करने का काम किया गया। ये डीएपी में 140% की छूट देना, जो फर्टिलाइजर का बैग जो 2,400 रुपए में आता था, आज किसान को 1,200 रुपए में मिल रहा है। यानी अगर वो 2,400 1 बैग खरीदने जाना चाहता था तो उसी पैसे से वो 2 बैग खरीद सकता है फर्टिलाइजर का। इसको हमको समझना चाहिए। लेकिन इसके बारे में हमको चर्चा करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, और एक बार नहीं बारंबार बताना पड़ेगा कि क्या क्या विकास के काम हुए,
कैसे मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से सॉइल हेल्थ कार्ड, यहां यूपीए की सरकार में तो आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं था, तो सॉइल का क्या हेल्थ कार्ड होना था। मिट्टी का हेल्थ कार्ड, आज 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड डिस्पैच हो गया है। और उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया, हमने कभी सोचा था कि नीम कोटेड यूरिया मिलेगा। यूरिया के लिए, फर्टिलाइजर के लिए मार होती थी, लाठीचार्ज होता था, लेकिन समय पर लोगों को यूरिया नहीं मिलता था। ये नीम कोटेड यूरिया करने के कारण जो यूरिया का ब्लैक होता था उसको बंद किया गया। आज किसान को समय पर यूरिया मिलता है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। किसान के लिए कितने इंटरवेंशंस किए गए, ये सारी बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करता हूं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लगती बड़ी छोटी है। अमेरिका का, यूरोप का, सबका इलेक्शन सोशल सिक्योरिटी पर होता है। और सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है कि जब विपदा आए तो हमारे तरफ से हमको लाभ कैसे मिल सकता है। कभी सोचा था कि साल का 12 रुपए दे करके 2 लाख रुपए का हम कवर ले सकते हैं। कभी हमने सोचा था कि 330 रुपए दे करके हम 2 लाख रुपए का हेल्थ कवर ले सकते हैं। कभी इन सारी बातों के बारे में हमने चर्चा की थी। मैं चाहूंगा, देखिए, आप सिर्फ नेता नहीं हैं, आपको इन सारे तर्कों के साथ लैस होना पड़ेगा और जनता को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है और लोगों के हित में काम कर रही है। मैं ये भी चाहूंगा कि आप सब लोग अपने ब्लॉक में लोगों को प्रेरित करें। 12 रुपए कुछ नहीं होता, महीने का 1 रुपए, लेकिन अगर 1 रुपए दे करके आप 2 लाख रुपए का अपने आप को कवर करा लेते हैं तो इससे बड़ी सोशल सिक्योरिटी क्या हो सकती है। अगर 330 रुपए, जो कि साल का दिन का 1 रुपए भी नहीं पड़ता, वो अगर आप दे करके अपने आप को 2 लाख रुपए का आप इंश्योरेंस कवर करा लेते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है और कितनी बड़ी सिक्योरिटी मिलती है। गरीब आदमी के लिए कितना बड़ी ये शस्त्र है उसके पास। मैं चाहूंगा कि हमारे ब्लॉक के प्रमुख, हमारे जिला परिषद के सदस्य इन बातों की चर्चा करें। अटल पेंशन योजना, इसमें 60 साल की उम्र के बाद उसको पेंशन लगने की व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था की दृष्टि से हमको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से लोगों को प्रेरित करना है, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए और इसको भी जनता के बीच में ले जाना चाहिए। ये हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं। मित्रों, अगर हम अंत्योदय की दृष्टि से देखें, हमने कहा था अंतिम व्यक्ति का उदय होगा। हमने कहा था एकात्म मानववाद। हम एकात्म मानववाद से चले, अंत्योदय तक पहुंचे और अंत्योदय को मोदी जी ने रूप दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उस बात को लेकर के आगे चले। अब देखिए आप, ये जनधन योजना, इस जनधन योजना के तहत हमारे 40 करोड़ लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले। इस जनधन योजना के कारण उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ 29 लाख लोगों ने अपने अकाउंट्स खोले। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट्स बना। अब मैं कई बार चर्चा करता हूं, राम मनोहर लोहिया जी ने 60 के दशक में पार्लियामेंट में कहा कि मुझे दुख होता है कि भारतीय स्त्री को अपने दैनिक कार्यक्रमों के लिए गांव से बाहर निकल करके उनको सड़कों पर आना पड़ता है और सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दैनिक नित्य कर्म के लिए उनको जाना पड़ता है। यह हमारे लिए दुख की बात है। कब कहा था? 60 के दशक में। कहां कहा था? पार्लियामेंट में। बड़े बड़े नेता आए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की दृष्टि से महिला सशक्तिकरण का काम किया तो स्वच्छ भारत में नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। 11 करोड़ टॉयलेट्स बने, यानी 11 करोड़ महिलाओं को इज्जत दी गई, इज्जत घर दिया गया। यह महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा उपकरण है। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 60 लाख टॉयलेट्स बने। आप संख्या जोड़िए, 1 करोड़ 60 लाख, यानी 1 करोड़ 60 लाख हमारी बहनें अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए बाहर जाती थी। महिला सशक्तिकरण का कितना बड़ा पैमाना है जिसको हमको समझना चाहिए। और मैं ये चाहूंगा कि आपके ब्लॉक में, आपके जिला में एक भी घर नहीं छूटना चाहिए जहां ये स्वच्छ अभियान का मैसेज ना पहुंचे और उनके यहां इज्जत घर ना बने। इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। घर घर पूछना चाहिए, भाई है यहां पर इज्जत घर बना है, टॉयलेट बना है, नहीं बना है तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए।
मोदी जी ने कहा है कि हम किसी व्यक्ति को पक्के छत से हम वंचित नहीं रहने देंगे। आपका काम है कि आप पता कीजिए कि कितने लोग हैं झोपड़पट्टी में रहने वाले, उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे जोड़ सकते हैं। ये हमारा काम है। आज ये सरकार है देने वाली, मोदी और योगी की सरकार है। हम लेने वाले बने और लोगों तक पहुंचाने वाले बने, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है जिसको हमको पूरा करना है। उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के बारे में मैं हमेशा चर्चा करता हूं। बहन